क्या आप तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं और आपका स्थायीकरण 2025 में पूरे होने वाला है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन स्थायीकरण का फॉर्म कैसे भरेंगे और किन-किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र सिंह और स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्थायीकरण का फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भरने की पूरी प्रक्रिया, सीएल भरने का सही तरीका और परीक्षा परिणाम दर्ज करने का भी तरीका और साथ में अगर आप WPL हुए हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए और इसी के साथ में आप लोगों को जो ऑफलाइन फॉर्म है उसके साथ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे न छूटे। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि साला दर्पण, स्टाफ विंडो, SSO ID और शिक्षा जगत से सब आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म भरना है। देखिए, ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार की एक PDF आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रखी होगी। अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस PDF फाइल का लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक कर आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। आपको सबसे पहले आपका कर्मचारी का नाम लिखना है, पद स्थापन लिख देना है, पद लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देना है। इसी के साथ में आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। शैक्षिक योग्यता में वर्ष आपको लिख देनी है ना, यदि आपने BA कर रखा है या फिर MA कर रखा है, जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट में लगाए थे ज्वाइनिंग के समय, तो वो लास्ट वाली शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को लिख देनी है। इसी तरह से आप लोगों को प्री शैक्षणिक योग्यता भी लिख देनी है ना, कि आप लोगों ने B.Ed करी है या फिर BSTC करी है। इसी के साथ में फिर आपको प्रथम नियुक्ति दिनांक और पदस्थापन लिखना है, प्रथम नियुक्ति पद लिखना है, नियुक्ति के समय आप लोगों की आयु क्या रही होगी ये आपको लिख देना है। वर्तमान पद पर नियुक्ति आदेश क्रमांक और दिनांक भी आप लोगों को लिख देना है ना। वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि भी आप लोगों को लिख देनी है और वर्तमान पद पर नियुक्ति का जिला आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद में यदि आप लोगों को पुण्य नियुक्ति हुई है या फिर सेवावर्ती कुछ ऐसा आदेश क्रमांक है तो आपको लिखना, वरना इसको खाली छोड़ देना है। इसी तरह से आगे पुनः नियुक्ति और कार्यगण दिनांक और प्रतिस्थापन यदि आपके पास है तो लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। नियुक्ति का प्रकार आप लोगों को लिख देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तृतीय श्रेणी अध्यापक की बात कर रहे हैं तो हमारी जो भर्ती होती है वो DR यानी कि डायरेक्ट जिला परिषद से होती है, तो हम लोग यहाँ पर DR जिला परिषद लिख देंगे। उसके बाद में आप लोगों का जो वर्तमान वेतन और जो वेतन श्रृंखला है वो आप लोगों को लिख देनी है। तो वर्तमान वेतन तो अभी क्योंकि आप लोगों को फिक्स पे मिल रहा है तो फिक्स पे लिख देंगे। वेतन श्रृंखला जो होती है वो 3600 पे ग्रेड होती है, तो आप लोग 3600 पे ग्रेड लिख दीजिएगा। उसके बाद में यदि 16 और 17 CC1 का नोटिस या फिर कोई विभागीय कार्य आपकी चल रही है तो हाँ करना, वरना नहीं करनी है। उसके बाद में अध्यापक का परीक्षा परिणाम कम से कम 2 वर्षों का, जो कि इसकी हम लोग आगे ऑफलाइन फॉर्मेट में उसको भरेंगे तो उसकी जो फोटोकॉपी है वो फोटोकॉपी लग जाएगी। वर्तमान में अनवरत कार्यरत है या नहीं है, यानी कि आप लोग कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग हाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि आप लोगों का अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है तो उसका आपको आदेश क्रमांक भी लिखने हैं और उसके ऑर्डर की कॉपी भी लगानी है। उसके बाद में अंतर जिला कहाँ से कहाँ हुआ उसको भी आप लोगों को लिखना है। अगर नहीं हुआ है तो उसको आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा। इसमें आप लोगों को भर्ती का विवरण लिखना है, जैसे रीट 2021 या फिर 2002 आप लोगों ने कौन सी पास की थी और उसके रोल नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती कौन सी साल की भर्ती थी है ना, 2023 वाली थी, 2022 वाली थी, वो आपको लिख देना है और उसकी एप्लीकेशन ID भी आपको लिखनी है। उसके बाद जिला स्तरीय मेरिट क्रमांक, आपका जो मेरिट क्रमांक क्या था उस समय वो मेरिट क्रमांक भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपका जो स्थायी पता है वो स्थायी पता भी आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। यहाँ से आप लोग दिनांक लिख देने हैं, अपने स्थायीकरण की दिनांक लिख देनी है और यहाँ पर आपके अपने सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद में ये PO और संस्था प्रधान द्वारा ये प्रमाण पत्र है, इसको भी आप लोग भर लीजिएगा है ना, और भरने के बाद में संस्था प्रधान सिग्नेचर कर देगा और यहाँ पर PO सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों ने जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें आकस्मिक अवकाश कितने लिए थे, CL कितनी ली थी। अब देखिए 2 वर्ष के लिए अलग अलग है, तो ऊपर वाला तो प्रथम वर्ष के लिए और नीचे वाले यहाँ पर द्वितीय वर्ष के लिए है। तो आप लोगों को दिनांक वाइज क्रम वाइज आप लोगों को बननी है, जहां से आपकी ज्वाइनिंग हुई है वहां से लगाकर 1 साल आपका कब से खत्म हो रहा है वहां तक आप लोगों को ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग यहाँ पर जो CL आप लोगों ने ली थी वो CL यहाँ पर लिखनी है। यदि आप लोगों ने हाफ CL ली है तो आपको हाफ CL भी लिखनी है और यदि आप लोगों ने पूरी CL ली तो वो पूरी CL की तारीख भी आपको लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप लोगों ने जो CL ली है वो 5 जुलाई को ली है। अब 5 जुलाई को आप लोगों ने सिर्फ एक ही CL ली है तो 5 जुलाई से 5 जुलाई आ जाएगी है ना, और उसके आगे यहाँ पर देखिए 1 लिख देना है ना, यहाँ पर कुछ कॉलम नहीं दिया है तो आप लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि आप लोगों ने अगले महीने में यदि हाफ CL लिए तो भी, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 8 अगस्त को हाफ CL ली तो 8 अगस्त से 8 अगस्त लिखना है और उसके बाद में आगे यहाँ पर हाफ CL लिख देना है। इसी तरह से यदि आप लोगों ने 4-5 दिन की एक साथ CL लिए
तो वो 4-5 दिन की एक साथ सीएल भी आपको लिख देनी है। अब मान लीजिए लगातार आप लोगों ने 2-3 दिन की सीएल ली है, उसके बीच में वो संडे आ चुका है, तो संडे को आपको छोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने 12, 13 और 14 जो अगस्त है उसको छुट्टी ली थी। इसमें से 13 अगस्त को संडे आ गया, तो आपको क्या करना है, पहले 12 की सीएल लिख देनी है, 13 को संडे आ गया तो उसको छोड़ देनी है और उसके बाद में 14 की सीएल वापस से लिख देनी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्रम वाइज 15 सीएल लिख देनी है और यहाँ पर टोटल जो आप लोगों ने सीएल ली है वो टोटल यहाँ पर आ जाएगी। आपको ध्यान में रखना है, आपको ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग भी 15 सीएल होनी चाहिए और जुलाई टू जून भी आप लोगों के पास में 15 सीएल ही होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा हो रही है तो फिर आप लोगों को डब्ल्यूपीएल होना पड़ेगा। अब डब्ल्यूपीएल होने से पहले आपको कौन सा कार्य करना है ताकि आपका स्थायीकरण जल्दी से जल्दी हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वो मैं आपको भी आगे ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए समझा दूंगा। इसी तरह से आप लोगों को जो द्वितीय वर्ष की जो आकस्मिक अवकाश है वो भी आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो आकस्मिक अवकाश है उसकी संख्या लिख देनी है। तो यहाँ तो आपकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट है वो आ जाएगी और 30 जून 2024 तक। ये देखिए ये जुलाई टू जून वाली है ना, तो जुलाई टू जून वाली भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसी तरह से 1/7/2024 से 30/6/2025 तक, 1/7/2025 से आपका जो स्थायीकरण है वहां तक आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है, सीएल लिख देनी है, टोटल सीएल लिखनी है आपको, है ना, टोटल सीएल लिख देनी है। उसके बाद में ये प्रमाण पत्र है जो संस्था प्रदान के नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर कराना है, आपको यहाँ पर नाम लिख देना है और परीक्षा काल में 2 साल में आपने कुल कितने जो अवकाश किए हैं वो अवकाश यहाँ पर लिख देने हैं। अब ये आपको ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग वाले यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है। अब आकस्मिक अवकाश के अलावा यदि आप लोगों ने प्रसूति अवकाश या पितृत्व अवकाश लिया है, एक साधारण अवकाश लिया है, एक वेतनिक अवकाश लिया है, उपार्जित अवकाश लिया है या फिर किसी अन्य प्रकार का अवकाश लिया है, तो उस अवकाश की दिनांक आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है और कुल कितने दिनों का अवकाश लिया है वो भी आप लोगों को लिखना है। और यदि आप लोगों ने इन 5 अवकाशों में से कोई सा भी अवकाश लिया है तो उसके ऑर्डर की कॉपी यानी कि स्वीकृति की कॉपी इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को जरूर लगानी है और साथ में इसको आगे ऑनलाइन भी अपलोड करना होगा, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पर पीओ सिग्नेचर कर देगा और संस्था प्रधान सिग्नेचर कर देगा। अब आप लोगों को इस वाले फॉर्मेट में परीक्षा परिणाम भरना है, यानी कि आप लोगों को रिजल्ट भरना है। यहाँ से आपको नाम लिख देना है और कक्षा कहाँ से कहाँ तक पढ़ाते थे वो लिख देना है। अब यहाँ पर परिणाम भरने के लिए 2 प्रकार के ऑप्शन कहते हैं। कोई कहता है कि सिर्फ जो बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट है वही आप लोगों को भरना है, तो शिक्षक साथी कहते हैं कि जो भी आप कक्षा पढ़ा रहे हैं उन सभी का रिजल्ट भर दो। तो मेरे हिसाब से क्योंकि हम लोग जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें सिर्फ बोर्ड कक्षा का ही रिजल्ट मांगा जाता है, तो आप लोग इस वाले फॉर्मेट में भी बोर्ड एग्जाम की ही रिजल्ट आप लोग को एंट्री करनी है, यानी कक्षा 5 पढ़ा रहे तो कक्षा 5, 8 पढ़ा रहे तो 8। तो यहाँ से आपको कक्षा लिख देनी है, विषय लिख देना है, कुल छात्र लिख देना है और ABCD जो भी ग्रेडिंग आ रही है बच्चों के ना, ए ग्रेड में कितने बच्चे आए, बी में कितना है, सी में कितना है, डी में कितना है, वो आप लोगों को लिख देना है और परिणाम प्रतिशत में आपको यहाँ पर लिख देना है। अब परिणाम प्रतिशत में क्योंकि 1 से 8 तक तो सभी सब क्लियर हो ही जाते हैं, तो परिणाम प्रतिशत में यहाँ पर 100% आ जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को सेकंड वर्ष में भी इसी प्रकार से अपना जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नाम लिख देना है और उसके बाद पीओ के सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पर संस्था प्रधान के सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद एक आपका सेवा संतोष प्रमाण पत्र भी लगेगा, तो इस सेवा संतोष प्रमाण पत्र को भी आप लोगों को भर लेना है। अब देखिए जो सेवा संतोष प्रमाण पत्र है ये आप लोग जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब पीओ सर इसकी पीडीएफ बनाकर ऑनलाइन अपलोड भी करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो ये सेवा संतोष प्रमाण पत्र, इसको आप लोग सिंपल सा फॉर्म है, इसको आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद में वेतन भुगतान संबंधी एक प्रमाण पत्र भी है, ये प्रमाण पत्र भी आप लोगों को देना होगा। यहाँ पर नाम, प्रतिस्थापन, स्थान, ब्लॉक, जिला आ जाएगा ना, तो ये पूरा आप लोगों को फिल कर देना है। उस पर भी पीओ के सिग्नेचर हो जाएंगे और संस्था प्रधान के सिग्नेचर हो जाएंगे। इस फॉर्म के प्रत्येक पेज पे आप लोगों के सिग्नेचर जरूर करने हैं, ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो ये था एक ऑफलाइन फॉर्मेट, है ना, इस फॉर्मेट को आप लोगों को भर लेना है। अब यहाँ पर एक जानकारी और मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोगों को इस सही करने की 2 फाइल बनानी है। तो एक फाइल तो पीओ कार्यालय में जमा हो जाएगी और एक फाइल आप लोग अपने पास में रख लेना है। अब ये जो आपको फाइल जमा कराओगे पीओ में, ये कहीं पर भी आगे नहीं जाएगी, ना सीपीओ के पास जाएगी ना डीओ के पास जाएगी, पीओ अपने पास ही रखेगा। अब एक कॉपी आपको अपने पास में रख लेनी है क्योंकि यही मौका होता है जब सारे डॉक्यूमेंट हमारे एक साथ में इकट्ठा हम लोगों को करने होते हैं। तो एक फाइल भी आप लोग अपने पास बनाकर रख लेना ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हो तो हमें पीओ स्कूल की ओर या फिर अपने स्कूल की ओर नहीं देखना पड़े कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ है, इसका आदेश कहाँ है, इसका आदेश कहाँ है। तो आप लोग दोनों फाइल एक साथ में बना लेनी है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट में देखिए सबसे पहले तो ये ऑफलाइन वाला फॉर्म लग जाएगा, उसके साथ में ऑनलाइन जो आप लोग फॉर्म भरोगे उसकी भी हार्ड कॉपी निकाल कर वो भी लगानी है। तो 2 फॉर्म तो ये हो गए। उसके बाद में आता है आप लोगों ने जो रेट आप लोगों ने क्लियर की थी उसका सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा।
उसके बाद में आप लोगों ने जो तृतीय श्रेणी अध्यापक का जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म की कॉपी भी आपको लगानी है, और उसके बाद में जो जिला अलॉट हुआ था आप लोगों को कि इस जिले में आपको ज्वाइनिंग करनी है, उसका आदेश भी आप लोगों को लगाना है, और आपका जो सिलेक्शन हुआ था सिलेक्शन वाला ऑर्डर भी आप लोगों को लगाना है। उसके बाद में जब जिला परिषद से आपकी काउंसलिंग हो गई थी, काउंसलिंग के बाद में आप लोगों का इस तरह का निकला निकला था कि आपको ये स्कूल मिली है, तो जिला परिषद वाला जो ऑर्डर है ज्वाइनिंग ऑर्डर वो भी आप लोगों को लगा देना है। उसके बाद में जो विकास अधिकारी ने आप लोगों को जो ऑर्डर निकाला था कि आपको इस स्कूल में ज्वाइनिंग करनी है, तो वो ज्वाइनिंग ऑर्डर भी आप लोगों को उसकी कॉपी भी आपको लगानी है ना। उसमें फर्स्ट पेज और जिस पेज में आपका नाम है वो, और सबसे लास्ट वाला पेज, 3 पेज आप लोगों को लगाना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पीओ स्कूल में आए, तो पीओ स्कूल में भी हम लोगों को ज्वाइनिंग ऑर्डर दिया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दिए थे, दोनों लगा देना। उसके बाद में हम लोगों ने अपनी स्कूल में ज्वाइनिंग कर ली है, जिस स्कूल में आप लोगों ने ज्वाइनिंग करी है उसका जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो ज्वाइनिंग ऑर्डर भी लगा देना, और साथ में एक आधार कार्ड की कॉपी भी लगा देना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे जो ये तो आपको लगाना ही लगाना है। इसके अलावा यदि आपका पीओ कुछ और डॉक्यूमेंट भी मांगता है तो वो 2 डॉक्यूमेंट भी आप लोग इस फॉर्म के साथ में लगा सकते हैं, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑफलाइन किस फॉर्म किस प्रकार से भरना है उसकी जानकारी यहाँ पर मैंने बता दी है। अब हम चलते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने स्टाफ विंडो से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डिपार्टमेंट सर्विस इस पे क्लिक कर देना है, फिर से फॉर्म पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 6 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को इस आइकन के लिए कंफर्मेशन फॉर्म आप लोगों को भरना होगा, तो सिंपल यहाँ पर उसको क्लिक है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय आईडी वैसे आ जाएगी, है ना। उसके बाद ये स्थायीकरण हेतु मूल पद, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और लेवल 2 सेलेक्ट कर लेना है। यदि लेवल फर्स्ट है तो लेवल फर्स्ट हो जाएगा, लेवल सेकंड है तो लेवल सेकंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में स्थायीकरण हेतु विषय, है ना, किस सब्जेक्ट में आपका स्थायीकरण हो रहा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी सब्जेक्ट आएगी वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप लेवल फर्स्ट के तो आपके यहाँ पर कोई सब्जेक्ट शो नहीं होगी। उसके बाद में नियुक्त अधिकारी का चयन करें। अब देखिए हमारा जो नियुक्त अधिकारी होता है वो विकास अधिकारी होता है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा विकास अधिकारी, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जिला ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि यहाँ पर आपके पुराना जिला शो हो रहा है तो आपको इस पे क्लिक कर जो नया जिला है वो नया जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट क्रमांक यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब देखिए जो मेरिट क्रमांक है वो आपके शाला दर्पण पे पत्र 10 में आप लोगों ने जो भरे थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पर गलत शो हो रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले प्रपत्र 10 को अनलॉक करवाकर वहां पर मेरिट क्रमांक आप लोगों को भरना है। जैसे आपको भरकर वापस लॉक कर पीओएस को वेरीफाई कर देगा तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। परीक्षा परिणाम रिवाइज, यदि आपका परीक्षा परिणाम रिवाइज हुआ है तो हाँ करना, वरना नहीं कर देना। चयन वर्ग आप लोगों को अपना लिख देना है। उसके बाद आता है 10वां पॉइंट है वर्तमान पद पर कार्यगण तिथि। आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी वो ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, और यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग मध्याह्न पूर्व हुआ है या फिर मध्याह्न पश्चात हुआ है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अनवरत कार्यरत है या नहीं, लगातार आप इसी विद्यालय में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यस नो में आपको जवाब देना है। नियुक्ति आदेश क्रमांक और दिनांक, ये भी आप लोगों के प्रपत्र 10 में जो आपने डिटेल भरी हुई है वहां से ये ऑटोमेटिक फेच कर रहा है। 13वां पॉइंट है पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि, यानी कि अब आपकी जो स्थायीकरण की तिथि क्या होगी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ लेना है। जैसे कि मान लीजिए इस कर्मचारी ने 5 अक्टूबर 2023 को ज्वाइनिंग किया था और ज्वाइनिंग इन्होंने कर ली थी मध्याह्न पूर्व। अब क्योंकि इन्होंने मध्याह्न पूर्व ज्वाइनिंग कर ली थी तो इनकी जो स्थायीकरण की जो प्रस्तावित तिथि आएगी वो 5 अक्टूबर 2025 आएगी। यदि इस कर्मचारी ने 5 तारीख को ही ज्वाइनिंग किया था, लेकिन यदि मध्याह्न पश्चात किया होता तो यहाँ पर इसकी जो स्थायीकरण की जो प्रस्तावित तिथि है वो 6 अक्टूबर 2025 आती है। तो ये 2 चीज आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में मॉडल स्कूल का यदि कोई कार्मिक है तो यहाँ पर उसके स्कूल की एनआईसी आईडी लिखनी है। उसके बाद 14 पॉइंट है आप लोगों को संबंधित कक्षा का 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम आप लोगों को यहाँ पर भरना है, और यहाँ पर देखिए नोट भी दिया गया है 5 और 8 के परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि ही करनी है, और उनमें से भी आप लोगों को सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को करना है जिनके ए बी सी ग्रेड आई है, डी ग्रेड और ई ग्रेड वालों को काउंट नहीं करना है। तो सिंपल है, यहाँ से आपको जो भी सत्र है सबसे पहले वो सत्र से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे कक्षा सेलेक्ट कर लीजिएगा, 5 पढ़ा रहे तो 5, 8 पढ़ा रहे तो 8 सेलेक्ट कर लेनी है। ना तो आप 5 पढ़ा रहे हैं ना आप 8 पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई भी विषय नहीं भरनी है, और यानी कि इसकी एंट्री नहीं करनी है। अगर एंट्री नहीं हो रही है तो आप लोग यहाँ से कक्षा तो सेलेक्ट कर लेंगे, विषय भी सेलेक्ट कर लेंगे, और जो छात्रों की संख्या है इसमें आप लोग 0 भर देंगे। यदि आपको 5वीं या फिर बोर्ड क्लास अलॉट नहीं हुई है ना, तो उस स्थिति में आप लोगों को लिखना है।
तो फिलहाल जैसे यहाँ पर कक्षा 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद विषय सेलेक्ट कर लेना है, कौन से विषय आप लोग पढ़ा रहे थे, छात्रों की टोटल संख्या कितनी थी वो आपको लिखनी है। उसके बाद में एबीसी कितने छात्रों के उसको काउंट करना है, उसका परसेंटेज निकालना है, वो परसेंटेज आपको लिख देना है और सेव पर क्लिक कर देना है, तो ये डिटेल सेव हो जाएगी। इसी तरह से आप लोगों को सेकेंड ईयर की एंट्री भी कर देनी है। उसके बाद 17वां पॉइंट आता है, आप लोगों ने कौन कौन से अवकाश लिए थे इसकी डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। अब इसकी डिटेल जब आप लोग फिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यदि आप लोगों ने बहुत सारे अवकाश है, प्रसूति अवकाश, पितृत्व, आकस्मिक कार्यक्रम अवकाश, उपार्जित, साधन, परिवर्तित, अवैतनिक और अन्य अवकाश, तो जो भी आपने अवकाश लिया है उसको आपको डेट वाइज भरना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले सीएल के बारे में बता देता हूँ कि सीएल की एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है। तो जैसे यहाँ से मैं आपको आकस्मिक अवकाश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ष की भरे हो या फिर द्वितीय वर्ष की, तो पहले हम लोग यहाँ पर प्रथम वर्ष की भर लेते हैं, तो इसमें लोग क्लिक कर लेंगे। अब यदि आप लोगों ने हाफ सीएल ली है तो आपको इस पर टिक करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक हाफ सीएल ली है तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर। अब सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों ने किस तारीख को हाफ सीएल ली थी वो आपको यहाँ से फिल कर देना। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने 9 तारीख लिख दी और उसके बाद यहाँ देखिए ऑटोमेटिक हाफ डे आ चुका और उसको आपको यहाँ से सेव कर लेना है। अब ये तो होगी आप लोगों के हाफ डे की बात। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने हाफ डे नहीं लिया है, कब से कब तक आप लोगों ने अवकाश लिया था वो आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक दिन का अवकाश लिया था 9 तारीख को, तो वो 9 तारीख मैंने यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ पर भी 9 तारीख आ जाएगी और यहाँ पर भी 9 तारीख आ जाएगी। अब यदि मान लीजिए आप लोगों ने 2-3 दिन का एक साथ में अवकाश लिया है, तो कब से कब तक लिया है तो वो संख्या, तो वो तारीख आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो उसकी कुल संख्या भी आ जाएगी। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप लोगों ने 2-3 दिन का लगातार अवकाश लिया, उसमें एक रविवार आ गया, संडे आ गया या फिर कोई राजकीय अवकाश आ गया, तो उसकी एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है। जैसे कि मान लीजिए 9, 10 और 11 3 दिन मैंने लगातार छुट्टी ली थी और बीच में एक अवकाश आ गया है, तो उसको आपको क्या करना है, पहले दिन की आपको एंट्री कर देनी है, फिर उस अवकाश वाले दिन को छोड़ देना है और उसके बाद में उसके अगले दिन की जो आप लोगों ने अवकाश लिया था, जो सीएल ली थी, वो सीएल की एंट्री आपको कर देनी है और फिर सेव पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप लोगों को सीएल की एंट्री करनी है। जब 1 साल की पूरी एंट्री आप लोगों की हो जाती है और यदि आप लोगों ने उसी वर्ष, यानी जैसे मान लीजिए प्रथम वर्ष में यदि आप लोगों ने प्रसूति या पितृत्व अवकाश लिया था या फिर अवैतनिक अवकाश लिया था, तो जैसे कि मान लीजिए अवैतनिक अवकाश में पे सेलेक्ट करता हूँ, तो अवैतनिक अवकाश ऐसे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आपको अवैतनिक अवकाश कब से कब तक था वो आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और उसकी कुल संख्या यहाँ पर आ जाएगी और उसके आदेश की कॉपी भी आप लोगों को लगानी होगी। यानी जो आप लोगों ने अवैतनिक अवकाश लिया था, WPL रहे थे, उस WPL की कॉपी आपको स्वीकृत आदेश कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इसी तरह से पितृत्व अवकाश की भी करनी है, जो प्रसूति अवकाश है उसकी भी कॉपी आप लोगों को अपलोड करनी है। अब देखिए पितृत्व अवकाश और मातृत्व अवकाश में कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज आती है WPL में, है ना, अवैतनिक अवकाश में। यदि आप लोगों के कुछ WPL बन रही है, आप लोगों को ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग से 15 CL लेनी थी, लेकिन वो 17-18 हो चुकी है ना, चाहे वो प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग क्योंकि स्थायीकरण फॉर्म भरने से पहले ही आप लोग WPL के लिए आपको PU को अप्लाई कर दीजिएगा, एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, तो आप लोगों को पहले ही आपको PU को एप्लीकेशन लिखकर दे देनी है और उस एप्लीकेशन में आपको उसका उल्लेख करना है कि आप लोग कितने दिन WPL होने चाहते हैं। तो आपको आपकी सैलरी में से पहले ही जो पैसे कटने थे वो पैसे कट जाएंगे और कटने के बाद में PO उसका एक आदेश निकाल देगा। अब ये जो आदेश निकलेगा उस आदेश को यहाँ पर आप लोगों को आदेश की जो कॉपी है वो ऑनलाइन फीड करनी होगी। अब जैसे मान लीजिए यदि आप लोगों ने, आपके 15 दिन थे और 17 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, जो भी हो गए, और आप लोगों ने WPL को स्वीकृत नहीं कराया, तब जब फॉर्म आगे DO ऑफिस में अप्रूव होने के लिए जाएगा तो वहां से वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब फॉर्म रिजेक्ट होने का एक नुकसान आपका ये है कि आपका जो स्थायीकरण है वो आपके दूसरे साथियों के साथ नहीं हो पाएगा, वो 1-2 महीने बाद हो पाएगा। तो 1-2 महीने बाद होने से अच्छा है कि हम लोग पहले ही इसको WPL ले ले, पहले से अपनी जो पेमेंट है वो पेमेंट कटवा कर सारी चीजें तैयार रखे और अपना स्थायीकरण का फॉर्म भर दे। और जो पेमेंट कटने का जो प्रोसेस होता है वो PU सर से पूछ सकते हैं, मैंने भी आपको बता दिया, आपको तो सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख के देनी है, बाकी सारा प्रोसेस PU सर का रहेगा। अब आप लोग जब WPL के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो WPL किस कारण रहे वो आपको वहां पर देना पड़ेगा, मेडिकल देना पड़ेगा ना, 1 दिन का हो चाहे 2 दिन का हो, जितने भी दिन आप लोगों को WPL रह रहे हैं उसका मेडिकल आप लोगों को देना होगा अपने PO सर को उस एप्लीकेशन के साथ में। उसके बाद में PO सर जो अवैतनिक अवकाश है उसको स्वीकृत कर देगा और आपका जो पेमेंट है आपकी सैलरी में से कट जाएगा। और उसके बाद यदि आप उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका जो स्थायीकरण है वो आपके अन्य साथियों के साथ उस लिस्ट में आप लोगों का नाम आ जाए। अब दूसरी बात ये आती है कि बहुत सारे शिक्षक तो प्रमोशन पीरियड आगे खिसकना, जिसे कि हम लोग कहते हैं प्रमोशन पीरियड आगे खिसकना। यदि आप लोगों ने लगातार 30 दिन तक अनुपस्थित रहे हैं, विद्यालय में अवकाश लिया है, तो आप लोगों का स्थायीकरण आगे नहीं खिसकता है। लेकिन यदि मान लीजिए आप लोगों ने 31 दिन, 32 दिन, 33 दिन तक आप CUL पर रह गए हैं,
तो फिर आप लोगों का स्टाइपेंड आगे खिसकेगा। जितने दिन आप लोग एब्सेंट रहेंगे उतने ही दिन आगे प्रोबेशन पीरियड खिसक जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यदि आप लोगों ने 31 दिन लगातार कंटिन्यू एब्सेंट रहे तो आपका 31 दिन ही प्रोबेशन पीरियड पूरे आगे खिसक जाएगा, ना कि एक दिन खिसकेगा कि सर 30 दिन तक तो ये नियम है कि 30 दिन तक तो प्रोबेशन पीरियड आगे नहीं खिसकता है। अब 31 दिन हो गए तो 30 दिन को भी काउंट किया जाएगा और उस एक दिन को भी काउंट किया जाएगा। इस प्रकार से 31 दिन का आपका प्रोबेशन पीरियड आगे खिसक जाएगा। तो ये बात थी WPL की, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। अब आप लोगों ने जो 2 ऑफलाइन फॉर्मेट भरे थे, एक तो वेतन वाला, एक सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र, ये दोनों प्रमाण पत्र ऑनलाइन जब आप लोग इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसको फिर आपको लॉक भी करना है ना। लॉक करने के बाद में आपका ये जो फॉर्म है आपकी पीओ की आईडी पे चला जाएगा। जब पीओ की आईडी पे जाएगा तो वो अप्रूव करेगा। तो जो आप लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म बनाया है, सारा डॉक्यूमेंट लगाया है, और ये जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है इसकी हार्ड कॉपी ये पूरी फाइल पीओ सर को देनी है और उस फाइल को देकर वो अप्रूव कर देगा। लेकिन उसमें सेवा संतोष प्रमाण पत्र और जो वेतन संबंधी प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी पीओ सर अपलोड करेंगे। तो जैसे ही पीओ सर अप्रूव कर देंगे तो अगर डीओ पे चला जाएगा, डीओ अप्रूव कर देगा तो उसके बाद में आपका जो स्ट्राइकन है उसका ऑर्डर आ जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा फॉर्म तो अप्रूव हो जाता है लेकिन स्ट्राइकन नहीं आता है ना, या फिर स्ट्राइकन आदेश पहले निकल जाता है और फॉर्म अप्रूव होता ही नहीं है। तो वो ऑफिस की प्रक्रिया है, इससे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप लोगों का स्ट्राइकन का ऑर्डर आ जाता है, आपका स्ट्राइकन हो जाएगा, उस ऑर्डर की कॉपी निकालिएगा, है ना, एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और पीओ सर को वो देनी है, तो उसके आधार पर वो आपका स्ट्राइकन का एक ऑर्डर निकाल देंगे। जब आप लोग इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे, लॉक करेंगे, तो एक रेफरेंस नंबर आएगा, उस रेफरेंस नंबर को नोट कर लेना है और उस रेफरेंस नंबर की मदद से आप लोग फॉर्म वाले ऑप्शन में जाकर इस फॉर्म को फिर से ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, WPL के बारे में, CL के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने शिक्षक साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साला दर्पण, स्टाफ विंडो, SSO आदि से आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले तक पहुंचती रहे।